Hi everyone, you're welcome to my person note. This is Bhupesh Sharma. So this is the previous year's question paper analysis of the HP Set English exam जो last time अभी paper आपका हुआ था, ठीक है? And if someone is new on this channel, so let me tell you that my professor note provides you exam oriented study material, right? And the mentorship program, okay, for your English literature competitive exams, which includes your NET, SET, GATE, your TGT, PGT, and all. Okay, so here's our very first question. All right, the first question says which of the following is ascribed to Shakespeare? इसमें कौन सा वर्क है जो शेक्सपियर ने लिखा है और उनको attributed है? ठीक है. The very first one is the Venus and Adonis. So this work is written by the Shakespeare, which was published in the 1593. ये उनका सबसे पहला एक वर्क था, ठीक है. इन क्वेश्चन पेपर्स में हम क्या करेंगे कि जितने भी इसमें टॉपिक्स है ना, जितने भी यहाँ पे ऑप्शन है, हम सबको टिक करेंगे. हम सब ऑप्शंस को देखेंगे कि किस किस के वर्क हैं. अगर कोई डिफरेंट डिफरेंट राइटर्स आते हैं तो उनको भी मेंशन करेंगे. ऐसे नहीं कि हमने ये खाली एक जो जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर दे दिया और आगे बढ़ गए. जब आप भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करेंगे तो आप भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है. वीनस एंड एडोनिस. अब वीनस एंड एडोनिस आपकी कहाँ से इन्फ्लुएंस हुई है? ये आपकी इन्फ्लुएंस हुई है आपके लैटिन पोइट जो हैं, ओविड, आपने नाम सुना होगा. मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस इनका एक वर्क है. उस वर्क से ये वर्क इंस्पायर्ड हुआ है. दिस वर्क वाज डेडिकेटेड टू द अर्ल ऑफ साउथ एम्पटन. अर्ल ऑफ साउथ एम्पटन, ठीक है. और इसी अर्ल को इन्होंने अपने जो कुछ सोनेट भी जो है वो डेडिकेट किए थे. एंड दिस गाय वाज homosexual, a gay person he was, and there was a rumor that Shakespeare was having a relationship with him, ठीक है. तो वीनस एंड एडोनिस इनकी है. वीनस इज अ गॉडेस ऑफ लव, है ना. वीनस इज अ गॉडेस ऑफ लव. एंड देन वी हैव द बी हियर. The B one, the hero and Leander, is written by the Christopher Marlowe. You have must heard about this guy, Christopher Marlowe, University Wits, also seen as their leader. A very famous work he has written, which is the Dr. Faustus. ठीक है, तो वो इन्होंने वर्क लिखा है आपका. एंड ये वर्क बाद में कंप्लीट किया था जॉर्ज चैपमैन ने, ड्यू टू द अनटाइमली डेथ ऑफ क्रिस्टोफर मार्लो. जॉर्ज चैपमैन ने, ठीक है. इनके एक फेलो राइटर थे, तो इन्होंने इस वर्क को कंप्लीट किया था, ठीक है. फिर आता है आर्केडिया. आर्केडिया भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है जिससे कि फिलिप सिडनी ने लिखा है. फिलिप सिडनी ने लिखा है. फिलिप सिडनी आप जानते हैं कि ही वाज अ लिटरेरी क्रिटिक, द राइटर ऑफ द डिफेंस ऑफ पोइट्री, द जेंटलमैन ऑफ हिज एरा, राइट. तो आर्केडिया भी इन्हीं का वर्क है, विच वाज रिटन अराउंड द 1577, ठीक है. फिर है आपका एमोरेटी, ठीक है. एमोरेटी जो आपका है एक सोनेट साइकिल है. आर्केडिया भी आपका सोनेट साइकिल है, और आर्केडिया में है आपके 108 सोनेट्स, और ये डेडिकेटेड है फिलिप सिडनी की बहन, सिस्टर को. एंड she was from the Pembroke, right? She was from the Pembroke, and it was dedicated to her, the sister of Philip Sidney. Then we have Amoretti. Amoretti is the sonnet cycle. ये भी एक sonnet cycle है, which is written to the beloved of the Edmund Spenser. Edmund Spenser is the writer of this Amoretti, published in the 1595, right. Written to the Elizabeth Boyle, ठीक है. किसे लिखा गया है? एलिजाबेथ बॉयल को. इवेंचुअली ही गॉट मैरिड टू दिस वुमन, ओके. आई फॉरगॉट वन थिंग. अगर आपको एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी मटेरियल और मेंटरशिप प्रोग्राम को एक्सेस करना है, सो यू कैन व्हाट्सएप एंड कॉल मी ऑन दिस नंबर 9625101499, right. And the material is provided for the all the set exam which are conducted throughout the nation, pan India, okay. Yeah, so all the English literature competitive examination, you can get help regarding that from me, from us. Second question, which of the following does not belong to Arundhati Roy? ठीक है. अरुंधति रॉय आप जानते हैं, एक इंडियन राइटर है, वेरी फेमस फॉर हर वर्क कॉल्ड द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ठीक है. गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स.
I also even have as its book. सो ये गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स आपकी पब्लिश हुई थी 1997 में. पब्लिकेशन डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन एग्जाम. ठीक है. फिर आपका अलजेब्रा ऑफ इनफिनाइट जस्टिस है. ठीक है. ये वर्क आपका अरुंधति रॉय का ही है. वाज पब्लिश इन 2001. लिसनिंग टू ग्रास हॉपर आपका अनदर वर्क है अरुंधति रॉय का, पब्लिश इन 2009. Line of Mars is not her work, so this is your answer. Broken Republic, again written by her to 2013. She has written, she is a very unapologetic critique of the left wing, sorry, the right wing. ठीक है. राइट विंग आप जानते हो वो पार्टी जो पोजीशन में है, राइट, who are standing always by the side of the one who have ruled the nation, the elite class. और लेफ्ट विंग में आपका आता है जो who always protest against the set order. ठीक है. so he is the one of the protester in general. ठीक है. आप सुनना ही होगा आपने अरुंधति रॉय के बारे में. ठीक है. प्लेटो explores the effects of poetry in book 3 of the Republic in the form of a dialogue between Socrates and, because Arundhati Roy is more famous for her protests and debates and controversies than for her work, you know. Plato explores क्या करते हैं इफेक्ट ऑफ पोइट्री इन बुक 3. जो आपका रिपब्लिक है ये वर्क लिखा है किसने, प्लेटो ने लिखा है. बुक 3 इसमें आपकी टोटल 10 बुक्स हैं और बुक 3 में यहाँ पे बात करी गई है आपकी पोइट्री के बारे में. द नेम ऑफ द थर्ड बुक इज आर्ट ऑफ एजुकेशन. क्या है आर्ट ऑफ एजुकेशन? दैट हाउ योर एजुकेशन शुड बी. एजुकेशन शुड बी विच मेक द गार्डियंस ऑफ द स्टेट वाइज. ठीक है. तो a dialogue with between Socrates and the other person. So let me tell you, जो Socrates है, he was a guru of Plato and he always works as a mouthpiece to dictate the Plato's philosophy. मतलब ये जो प्लेटो का जो पर्सपेक्टिव होता है उसे सोक्रेटिस ही बोलते हैं. He is using him as a fictional character there. ठीक है. और Socrates ही इनके बदले in behalf of him exchange the thoughts and dialogue with the other people. So Socrates is merely a mouthpiece of Plato. है ना. सो या देन इसमें जो आपका वर्क है द रिपब्लिक, यहाँ पे पोइट्री के बारे में बात हो रही है, इफेक्ट ऑफ द पोइट्री. तो इसमें आपके 5 कैरेक्टर्स हैं. ठीक है. जो आपका एरिस्टोफेनस है और आपका जो एसिखिलीस है, डायोनीसियस है, दीज वर द प्ले राइट ऑफ द रोमन ग्रीक टाइम पीरियड. सो एडिमेंटस इज द वन हु वाज देयर. वहां पे कैलिफस भी था. देयर वाज अ कैलिफस एज वेल. पोलेमार्कस. ठीक है. ये कुछ करैक्टर्स हैं जो इसमें आपके थे. अगर आपने एमए में ये रिपब्लिक पढ़ा होगा तो आपने इन चीजों को देखा होगा. एडिमेंटस थे, ग्लाउकॉन है. ठीक है. तो ये ट्रेसीमैकस है. ठीक है. तो एडिमेंटस जो आपका है, एडिमेंटस का मतलब है आपका सूत सिंगर ऐसे करके इसका मीनिंग है. एंड ही वाज अ यंग पोएट. He was a young poet and the half brother of Plato. ठीक है. तो एडिमेंटस के बिटवीन और सोक्रेटिस के बिटवीन ये पोइट्री के बारे में यहाँ पे बात होती है, बिकॉज ही हिमसेल्फ अ यंग पोएट. ठीक है. थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर. ओके. ठीक है. हाँ. So the fourth one now. Dash argues that existing linguistic structure are not sufficient for articulating the feminine and some new form of language has to be developed. यहाँ पे फेमिनिस्ट जो हैं वो आपकी ये मानते हैं कि जो लैंग्वेज है ना दैट इज फेलोसेंट्रिक. फेलोसेंट्रिक मतलब उसका जो ओरिजिन है वो फेलिस में ही है. फेलिस इज अ मैस्कुलाइन. ठीक है. दैट इज मैन ओरिएंटेड. तो ये बोल रहे हैं कि हमें एक नया लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर क्रिएट करना होगा जो वुमेन्स की फीलिंग को राइट डाउन कर सके, उनकी फीलिंग्स को पोर्ट्रे कर सके, ताकि वुमेन्स अपने आप को एक्सप्रेस कर सके. तो उसके लिए क्या है, ए क्रीचर फेमिनाइन, वुमेन राइटिंग. ए क्रीचर फेमिनाइन का मतलब हो गया वुमेन, ए क्रीचर का मतलब हो गया राइटिंग. ठीक है. ये एक आपका फ्रेंच टर्म है जिसे कॉइन किया था किसने, हेलेन सिक्सिस ने. आपने इनका नाम पढ़ा होगा. सॉरी, या एब्सोल्युटली हेलेन सिक्सिस ने इन द लाफ ऑफ मेडूसा. इन द लाफ ऑफ मेडूसा वेरी फेमस वर्क है ये फेमिनिज्म में. 1985 के अराउंड आई गेस ये वर्क आपका पब्लिश हुआ था. So, उसमें इन्होंने ये टर्म को दिया था. तो दिस इज फ्रॉम द फेमिनिज्म. ठीक है. लोगोसेंट्रिज्म है जहां पे स्पीच इज प्रिविलेज्ड ओवर द राइटिंग. ठीक है. लोगों के बड़े मतलब है, ग्रीक में लोगों का मतलब होता है आपका लॉजिक भी. ठीक है.
बट यहाँ पे ये है। फिर आपका गायनोक्रिटिसिज्म। गायनोक्रिटिसिज्म आपका जो टर्म है वो एलन शोवल्टर ने एलन शोवल्टर ने आपका कॉइन किया है इन हर वर्क कॉल्ड द टुवर्ड्स द फीमेल पोएटिक्स, है ना, टुवर्ड्स द फेमिनाइन पोएटिक्स, द वर्क और समथिंग लाइक दैट। उसमें इन्होंने इस टर्म को जो है कॉइन किया था। ये एक तरह से फ्रेमवर्क है कि वुमेन के वर्क को किस तरह से एनालाइज करना चाहिए। तो उसके लिए एक ये आपका फ्रेमवर्क है फॉर द वुमेन राइटिंग्स। ठीक है, इन्होंने कहा कि हम जो मेल जो राइटर्स हैं, हम उनके टूल्स और उनके पैरामीटर्स यूज नहीं करेंगे जो वुमेन्स की राइटिंग है उनको जज करने के लिए। वी विल डेवलप अवर ओन टूल्स, अवर ओन फ्रेमवर्क। ठीक है, तो ये उससे रिलेटेड है। बिकॉज वी डोंट वांट टू बी इंफीरियर टू द मेन, वी आर इक्वल टू देम, and not even equal to them. The female are different from men, so how you can apply their their frameworks and tools to doing the critical analysis of the women's work. So Ellen Showalter came with this one. Phallocentrism, as I told you, phallocentrism, as I told you, it is the phallus, which says that the language is a male oriented, right? And this is why she want to come up with the a creature feminine, right? Who? Helen Sixus. Okay, now the fifth one here. Jonathan Dollimore and Alan Sinfield do not suggest it as one of the characteristics of the cultural materialism. ठीक है, कल्चर मटीरियलिज्म आप जानते हैं जहां पे कल्चर जो आपका डेवलप होता है वो मटीरियलिस्टिक मीन से होता है। एक सर्टन काइंड ऑफ कल्चर को प्रेफरेंस दी जाती है जस्ट बिकॉज इट इज बीइंग फॉलोड बाय और प्रैक्टिस बाय द हाई क्लास सोसाइटी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कुछ साल पहले ये एक नई चीज सोसाइटी में आई दैट पीपल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योगा इन देयर लुलू लेमन पेंट्स। लुलू लेमन पेंट्स होता है आपके जो टाइट लेगिंग्स पहने जाते हैं। ठीक है, तो वो कहाँ से आया? वो एक बाहर कंट्री से, यूएस and these very developed countries say, where you saw the film stars are doing yoga into that dress up and you start doing the same, you start following the same. Those things were not quite prevalent in India earlier because यहाँ तो योगा वगैरह आपका धोती इन कुर्ता पहन के होता है। पर आपने देखा कि ये सोसाइटी बहुत प्रिविलेज्ड है, हाई क्लास सोसाइटीज हैं, तो हमें भी सेम करना चाहिए। एक और फंडामेंट, एक और चीज चली कि सुबह उठ के जो है 2 ग्लास गर्म पानी पीने चाहिए। ठीक है, आयुर्वेदा में ऐसा नहीं है, आपको उतना पानी पीना चाहिए जितनी आपको प्यास लगी होती है। पर ये चला, क्यों चला? क्योंकि आपने किसी हाई क्लास सोसाइटी में या किसी हाई क्लास फैमिली के पर्सन को ऐसा करते देखा, तो एवरीवन स्टार्ट फॉलोइंग दैट, तो वो कल्चर आपका प्रेवलेंट हो जाता है, फेमस हो जाता है, उसे लोग फॉलो करने लगते हैं। ठीक है, तो ये कल्चर मटेरियलिज्म ये सारी बातें करता है कि कोई भी चीज डेवलप होती है उसके पीछे जो है एक अथॉरिटी का, हाई क्लास सोसाइटी, ये सभी चीजें उसके पीछे रहती हैं टू मेक इट मोर फेमस एंड अडेप्टेबल इन क्लास। ठीक है, द फोर्थ थिंग दैट ही सेड हियर, वेरी फर्स्ट वन इज द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट होता है। ठीक है, ये एक उन्होंने कही है। टेक्सचुअल एनालिसिस होता है, ही सेड द क्लोज टेक्सचुअल एनालिसिस, बट वी कैन also take this into consideration. Then third one is that the theoretical method, which is right. अब ये कहाँ कहा गया है? ये इन दोनों ने बुक एक पब्लिश की, जोनाथन डॉलेमोर एंड एलन सेनफील्ड, दे पब्लिश अ बुक कॉल्ड द पॉलिटिकल शेक्सपियर। पॉलिटिकल शेक्सपियर, right? This is where they said this. Political Shakespeare में ये चीजें कही। And the fourth one was the political commitment, northern neutrality. ठीक है, political commitment. So this is not one of the the characteristic. All right. Then we have the sixth one here. Terry Eagleton in his After Theory 2003. After Theory 2003 attempts dash of critical theory as it developed in the past 30 years or so. अब यहाँ पे क्या हुआ? हाई प्रेस किया है, न्यूट्रल एनालिसिस हुआ है, इवेल्युएटेड एनालिसिस हुआ है। अब यहाँ पे इवेल्युएटेड एनालिसिस हुआ है, कैसे हुआ है? बिकॉज इट इज द आफ्टर थ्योरी, जब थ्योरीज पूरी आ चुकी हैं। ठीक है, आपका स्ट्रक्चरलिज्म आ गया, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म आ गया, मॉडर्निज्म आ गया, पोस्ट मॉडर्निज्म आ गया, न्यू क्रिटिसिज्म आ गया, फॉर्मलिज्म आ गया, मार्क्सिज्म आ गया, साइकोएनालिटिकल थ्योरीज आ गई। नाउ Terry Eagleton is evaluating them, that what were their achievements, right, and what were their failures. He is evaluating all those theories here. So this is the evaluative analysis, right? Okay.
सो नाउ वी हैव द सेवन। इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस को देखना है, समझना है कि क्वेश्चन प्रॉब्लम आएगी आपको, एंड दिस इज फॉर व्हाट आई एम हियर, दिस इज फॉर व्हाट माय मेंटरशिप प्रोग्राम इज हियर, दिस इज फॉर व्हाट माय एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी मटेरियल इज हियर। आप उसे रेफर करना है, आपको खाली पढ़ना है, इतना काम है आपका। बाकी इसके अलावा देयर इज नो अदर टेंशन फॉर यू टू टेक इन, यू सिंपली स्टडी, this is what your task will be. Beside this, all other things I will take care of. Your study material I will take care of, your mentorship, your roadmap, how to prepare, where to prepare, how much time to give to which concept, to which topic, I will take care of it. In mentorship program, you also get the audio lectures on the topic जो आपको समझ नहीं आते हैं, ठीक है? पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की मैं बिगिनिंग में ही बता दूं तो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म डिनाई रिजेक्ट द एब्सोल्यूट मीनिंग। He always say that there is no singular meaning, there are multiple meanings, because हर आदमी का एक अपना सच है, because everyone has their own way to look at things। तो आप किसी भी एक चीज को सच नहीं मान सकते, किसी भी एक चीज को एक पर्टिकुलर मीनिंग नहीं बता सकते, राइट? This is what the post-structuralism says. Broadly speaking can be considered as an, तो हम कैसे देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, इसके बेस पे थोड़ा यहाँ पे हम करते हैं, देखते हैं इन ऑप्शंस को। अप्रोच टू स्टडी ओनली लिटरेचर, ये अप्रोच टू स्टडी ओनली लिटरेचर नहीं है। स्ट्रक्चरलिज्म बहुत सारी जगहों पे यूज होता है, एंथ्रोपोलॉजी में यूज होता है, साइकोलॉजी में यूज होता है, फिलोसफी में यूज होता है। हाइपोथेसिस होती है एक एजम्पशन इन लिटरेरी इंक्वायरी, तो ये एजम्पशन नहीं है। हाइब्रिड डिस्कोर्सेस फॉर अ वाइडर फील्ड ऑफ इंक्वायरी, हाइब्रिड क्या होता है, जहां पे मल्टीपल चीजें कंबाइन होती हैं, तो यहाँ पे मल्टीपल चीजों को कंबाइन करने के लिए तो ये बोलता है कि सिंगल चीजें नहीं लेनी है, सिंगल मीनिंग, सिंगुलर मीनिंग नहीं, सिंगुलर ट्रूथ नहीं, देयर आर वैरायटीज ऑफ थिंग, देयर आर मल्टीपल इंटरप्रिटेशन, ठीक है? तो ये मल्टीपल इंटरप्रिटेशन को ज्यादा प्रायोरिटी देता है, ठीक है? तो हाइब्रिड डिस्कोर्स इज समथिंग वेयर वी टेक मोर देन अ टू और where we take more than one perspective into consideration। हाइब्रिड जानते हो ना आप, हाइब्रिड दो किस्मों से बनता है। जैसे कि हम आज के वक्त में एक हाइब्रिड जनरेशन है, ना ही तो हम वो हिंदी रहे हु वी वर, ना ही हम वो इंग्लिश पीपल बन पाए बिकॉज ऑफ योर colonialism, because of that we lost our roots, and now we're trying to be Englishmen and we can't be that because our roots doesn't allow us to be that, ठीक है? तो ये सारी चीज है। सो मेरे लिबरल तो ये तो नहीं है, हमें अपना आंसर मिल चुका है, विच इज द सी, ठीक है जी। चलिए आगे, द एट्थ वन नाउ, इट से डैश इज मोस्ट एसोसिएटेड विद द आर्केटिपिकल अप्रोच भी आपका, जो आपकी लिटरेरी थ्योरी ना, वो मेरली एक एंगल है, एंगल से चीजों को देखा जाता है। मार्क्सिज्म देखेगा किस एंगल से एक बुक को, वो देखेगा कि इसमें हायर क्लास, लोअर क्लास, ठीक है, वो वाला डायमेंशन देखेगा। फेमिनिज्म देखेगा कि हाउ द वुमेन्स आर बीइंग ट्रीटेड इन द वर्क, ठीक है, उस डायमेंशन से देखेगा। साइको एनालिटिकल थ्योरी वाले देखेंगे कि इसमें क्या ड्रीम्स एंड डिजायर को, क्या मोटिवेशन है कैरेक्टर का, क्या 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 मोटिवेशन है ऑथर का, is in his writing somewhere he is bringing out his hidden desires, उन चीजों पे फोकस किया जाता है, ठीक है। आर्केटिपिकल फोकस करता है आपके मीथ्स पे, ठीक है। जब आप एक एनालाइज करोगे ना वर्क, तो आप देखोगे कि उसमें क्या मीथ्स यूज हुए हैं। मीथ्स होते हैं कुछ ऐसे चीजें जिनको आप क्वेश्चन नहीं करते, ठीक है, वो मिथ्स बन चुके हैं, मिथ्स बन चुके हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपके गुरु हैं, ठीक है, ये एक चीज है गुरु, तो ये एक तरह से एक मिथ बन चुका है। मतलब आप क्वेश्चन नहीं करते हैं कि गुरु ने कुछ कर दिया, गुरु ब्रह्मा गुरु न विष्णु, ठीक है, उस चीज के साथ गुरु शब्द को जोड़ दिया है। मतलब कोई हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट होगा, ठीक है, पुराणों में कोई गाथा हुई है, उस तरह का एक कॉन्सेप्ट है, और आप इसे क्वेश्चन नहीं करते, आप इसे मान लेते हो, ठीक है। मीथ होता है, चीजों को मीथ बनाया जाता है। जैसे कि आप आज के वक्त में, जैसे आपका कॉलगेट है ना, उसे मीथ बनाया जा रहा है। अगर आपको दांत साफ करने हैं तो आपको कॉलगेट ही यूज करना है। You can't question that. You just start associating cleaning teeth with Colgate, ठीक है। उसके पीछे बहुत सारी मार्केटिंग होती है, बहुत जबरदस्त चीजें होती है, पर यहाँ पे जो मीथ है वो ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड है। जैसे कि आपके मीथ है गुड, बैड, ठीक है, विलन, प्रोटैगनिस्ट, ये आपके हर जगह, एक हर वर्क में आपको मिलेंगे, और ये थ्रू आउट द वर्ल्ड ये ऐसी चीजें ये सेम है। बर्थ, ठीक है, डेथ, ये कुछ एब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं, पर ये थ्रू आउट द वर्ल्ड क्या है, ये सेम है, और ये बार बार अपीयर होती रहती हैं। रीअकरिंग मिथ्स भी बोलते हैं इसको। तो ये आर्केटिपिकल क्रिटिसिज्म में हम देखते हैं।
और इसमें आप फोकस करते हो सिंबल्स पे, इस पे आप फोकस करते हो इमेजरीज पे, ठीक है? तो उन चीजों पे फोकस करके आप एक वर्क का मीनिंग डिफाइन करते हो कि ये वर्क इस तरह का है, ठीक है? आप आर्केटिपिकल में इन चीजों पे फोकस करते हो। और आर्केटिपिकल अप्रोच का जो मेन फेमस वर्क लिखा है वो नॉर्थऑफ फ्राई ने लिखा है, जिसका नाम है एनाटमी ऑफ क्रिटिसिज्म। यहाँ पे इन्होंने जो 4 जॉनर्स है ना आपके, 4 जॉनर्स में कहूँ तो द वेरी फर्स्ट वन जैसे आपका कॉमेडी हो गया, ठीक है? कॉमेडी हो गया, आपका रोमांस हो गया, ठीक है? आपका ट्रेजेडी हो गया, ठीक है? आपका सैटायर हो गया। तो इनको उन्होंने 4 सीजन के साथ असाइन कर दिया, ठीक है? इनको 4 सीजन असाइन कर दिए। सब आपका कॉमेडी को स्प्रिंग कर दिया, रोमांस को समर कर दिया, ट्रेजेडी को ऑटम कर दिया, सटायर को जो है विंटर कर दिया। बिकॉज़ दिस इज हाउ दिस सीजन फील्स लाइक। स्प्रिंग आता है तो हम वी आर जस्ट ऑल जंपिंग, बाउंसिंग, द न्यू लीव्स आर कमिंग आउट इन द रोमांस, the rivers are just amazing to take a look at, their aqua colors, है ना? मतलब समर में कितना एवरीथिंग हैज ब्लॉसम्ड, है ना? तो वो सारी चीजें हैं। तो उसके साथ इन चीजों को उन्होंने असाइन किया है इसमें, इन नॉर्थ ऑफ रॉय के जो वर्क है एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म, एंड ही इज द मेन proponent of this field of this critical approach, ठीक है? विलियम एम्सन को हम पढ़ते हैं आपके न्यू क्रिटिसिज्म पे, उनका एम्बिग्यूटी का एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है? फिलिप लार्किन आपके मॉडर्न राइटर हैं, एलिजाबेथ बोविन आपके एक नॉवेलिस्ट हैं, ठीक है? Which quarterly journal was associated with the transcendentalism? ट्रांसडेंटलिज्म आपका एक अमेरिकन मूवमेंट है जो कि 1820s में और 1830s में आया। ये काफी, ट्रांसडेंटलिज्म आप जानते हो, ट्रांसडेंटलिज्म मतलब बियॉन्ड, ठीक है? ऐसे करके मतलब एक ट्रांस एक सिचुएशन है, ठीक है? सो एक इसका एक स्पिरिचुअल कॉनोटेशन है और एक स्पिरिचुअल सा मीनिंग है। ट्रांसलेटरिज्म फोकस करता है आपके इनर गुड पे, आपके इंडिपेंडेंट होने पे, सेल्फ रिलायंट होने पे, टू बी वेरी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। ये बहुत अच्छी अच्छी चीजें इसमें हैं, ठीक है? ये अमेरिका में आया था और ये इन्फ्लुएंस जो आपका था ये हिंदू टेक्स्ट से, उपनिषद से, ठीक है? जो जर्मन आपके फिलोसफर्स हैं उनकी बुक से ये इन्फ्लुएंस था। इसमें जो मेन आपके प्रोपोनेंट्स थे वो था आपका राल्फ वाल्डो एमर्सन, ठीक है? आपने सुना होगा राल्फ वाल्डो एमर्सन, ठीक है? Even though Walt Whitman was related to this, Nathaniel Hawthorne was related to this, Waldo the Thoreau, the Walden who has written the work called the Walden, ठीक है? वो इससे जुड़े हुए थे, right? So all of those figures were related to this movement, right? And जो उनका जनरल था वो था डायल, ठीक है? दिस इज व्हाट द वन। और ये जो आपका जर्म है ये आपका प्री रेफेलाइट का आपका आपने पढ़ा होगा क्रिस्टिना रोसेटी, ठीक है? उनका जो प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड था उनका ये था आई गेस, ठीक है? जितना मुझे ध्यान में आ रहा है, राइट? बट द डायल इज अ ट्रांसडेंटलिज्म जर्नल, इसमें इनके वर्क पब्लिश हुआ करते थे। होरेस आर्स पोएटिका, आर्ट ऑफ पोइट्री, कि पोइट्री को कैसे लिखा जाता है। यहाँ पे होरेस ने एडवाइस किया है यंग पोइट्स को कि आपकी पोइट्री कैसे होनी चाहिए, आपका सब्जेक्ट वाइज होना चाहिए, डिक्शन आपका गुड होना चाहिए। ऑल दीज गाइडेंस ही हैज गिवन इन दिस वर्क टू द यंग पोइट्स। और इन्होंने ये एपिस्टल लिखा था टू पीसोस। पीसोस वाज अ सेनेटर था, ये सेनेटर, ही वाज अ रोमन सेनेटर, ठीक है? तो टू हिम ही रॉट दिस वर्क। इसमें आपका एक टर्म आती है आर्स पोएटिका में, अट पिक्चरा पोएसिस, मतलब एज इन पेंटिंग सो इन पोइट्री, मतलब जिस तरह से पेंटिंग को आप इंटरप्रेट करते हो, जिस डेप्थनेस के साथ आप पेंटिंग को इंटरप्रेट करते हो, ठीक है? उसे एनालाइज करते हो, उसी डेप्थनेस के साथ, उसी तरह से आपको उसी उसी फोकस और अटेंशन के साथ आपको जो है ये पोएट्री को भी इंटरप्रेट करना चाहिए। ये उनका मानना था। उस वक़्त जो है एक जो आपकी पेंटिंग है उसकी वैल्यू हुआ करती थी ऑफ अ सर्टेन लेवल, ठीक है? तो उसी तरह से जो है आपको पोएट्री को भी इंटरप्रेट करना चाहिए, उसी तरह से वो उस लेवल का अटेंशन देना चाहिए। That's what he says here. As in painting, so in poetry. At pictura poesis. ठीक है?
हर्ष ने इसमें ये फ्रेज है आपका, इसमें जो यूज हुआ है। Which of the following poets named one of his poems as Ars Poetica? टी.एस. इलियट आप जानते हैं, इनका कोई ऐसा वर्क नहीं था, so he is not the one. William Wordsworth, a romantic poet, he has not written anything of this kind, very famous for his lyrical ballad. Philip Larkin is the one modern poet, not obviously famous for this work. And the Archibald MacLeish, maybe he is this is the first time you have heard about this writer. तो इनका ये वर्क था जहां पे इन्होंने ये लिखा था कि जो पोइट्री जो है वो थोड़ी इम्प्लिसिट होनी चाहिए, इट शुड नॉट बी द डायरेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द पोएट, मतलब थोड़ा सा उसे इनडायरेक्ट वे में आपको पोइट्री को लिखना चाहिए, एक रेटोरिकल वे में मेटाफर्स यूज करके, रादर देन डायरेक्टली किसी चीज को अप्रोच करना, वैसा नहीं होना चाहिए। दिस इज व्हाट ही हैज सेड हियर। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 12 हमारा। Who made the following observation about Wordsworth? आप सोच रहे होंगे सर क्या सेम क्वेश्चन पूछे जाएंगे? देखो सेम क्वेश्चन तो अगर हम करते हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, तो शायद आपको 5 to 6 क्वेश्चन आ जाएं, ठीक है, जो अभी तक सारे जितने भी सेट के पेपर्स हुए ना, अगर हम गो थ्रू करते तो 5 to 6 क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, ये देखा है मैंने। बट जो टॉपिक है आपका, मेरा मेन पर्पज ये, जैसे कि आपका वर्ड्सवर्थ है, तो यहाँ से वर्ड्सवर्थ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एसटी कॉलेज पूछा गया है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सॉरी एफआर ल्यूइस आपका है, इनसे क्वेश्चन फॉर्म होंगे, जितने भी आपके ऑप्शंस हैं, ठीक है, जो भी राइटर एंड वर्क यहाँ पे मेंशन किया गया है वो आपका इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो उस तरह से यहाँ पे पता चलता है कि कौन सा वर्क राइटर इंपॉर्टेंट है, और आई थिंक these videos are immensely helpful, right? Please let me know in the comment section below so I can continue making them. All right. Okay. Wordsworth himself was a great critique and promised me that you will share these video with more and more people, right? Like my target is to reach to the every single person in Himachal who is preparing for this exam. So you have to help me in this journey, right? And to fulfill this aim of mine, I need your help. So please keep sharing all of these videos. Wordsworth himself was जैसे आप किसी कॉलेज से हो, यूनिवर्सिटी से हो, यहाँ पे वहाँ पे बच्चे पे करें तो अपना एक ग्रुप बना के उसमें शेयर कर दिया, या उन्हें बता दिया कि देयर इज अ चैनल कॉल्ड द माय प्रोफेसर नोट, जो एचपी सेट की बहुत अच्छी तरह से प्रिपरेशन करवाते हैं, उनका एग्जाम और स्टडी मटेरियल है, मेंटरशिप प्रोग्राम वो प्रोवाइड करते हैं। सो यू कैन शेयर द वर्ड, राइट? इट इज रियली मोटिवेटिंग। Or Wordsworth himself was a great critic, and it is to be sincerely regretted that he has not left us more criticism. Well, there is a work called The Function of Criticism, at the present time. ठीक है, तो ये जो वर्क है ये मैथ्यू एर्नॉल्ड ने लिखा है। वहां पे इन्होंने गोथे के बारे में भी कहा है, वर्ड्सवर्थ के बारे में भी कहा है। इन्होंने वर्ड्सवर्थ के बारे में ये लाइंस वहां पे लिखी हैं, ठीक है। तो ये जो आपका कोट है ये तो मैथ्यू एर्नॉल्ड के इस वर्क से आया है, द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम, ठीक है। इस वर्क को आपने देखना, इनके स्टडी ऑफ पोइट्री भी है वर्क, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये एक राइटर है। पर अगर आप एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी मटेरियल को रेफर करोगे तो आपको सारी चीजें वहीं पे मिल जाएंगी, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आप कंप्लीटली स्टडी पे फोकस कर पाओगे। सो यू कैन रेफर टू दैट ओनली। फिर आपका है ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे एसटी कॉलेज, विच इज नॉट ऑब्वियसली आंसर, आपको पता चल चुका है। एफआर ल्यूइस आपके जो है एक न्यू क्रिटिक है। टी.एस. इलियट यू ऑलरेडी नो, ही इज अ मॉडर्न राइटर, ओके। तो जिन्हें हम डिटेल में मेंशन करेंगे, और आगे हमारे जैसे जैसे यहाँ पे क्वेश्चन बनेंगे उन पे, तो आप बहुत से लोग जानती होंगे टी.एस. इलियट को फॉर हिज वेस्टलैंड, है ना, मर्डर इन द कैथेड्रल आपने एमए में पढ़ा है, एचपीयू के सिलेबस में है। द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर हमें है, ये वर्क है एमए में है हमारे एचपीयू सिलेबस में, और राइट, तो आपने पढ़ा होगा एसटी कॉलेज का भी। फिर है बायोग्राफिया लिटरेरिया, ठीक है, ये एक लिटरेरी क्रिटिसिज्म का वर्क, यू कैन से फिलोसॉफिकल वर्क भी है थोड़ा, जिसे कॉलेज ने लिखा है, एंड आई थिंक 1817 में ये पब्लिश हुआ था, राइट। कंफर्म करना है इसे, इसको थोड़ा। यूज द एक्सप्रेशन विलिंग सस्पेंशन डिसबिलीफ, मतलब अपने
लॉजिक्स को ड्रॉप कर देना टू एंजॉय द मोमेंट। कई बार ऐसी चीजें होती हैं लिटरेरी वर्क में, या एक अब जब आप मूवी देख रहे होते हो उसमें कुछ ऐसी चीजें आती हैं जो लॉजिक के बाहर होती हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बट एट द टाइम यू हैव टू ड्रॉप योर लॉजिक टू एंजॉय दैट सीन ना, सो दैट इज अ विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, राइट। सॉरी मेरा थोड़ा गला खराब है यार। सी 14 आपका जो चैप्टर है उसमें ये चीज आपकी आई है, और इनका एक और कॉन्सेप्ट भी है इसमें, फैंसी का एंड इमेजिनेशन का, वो भी आपने देखना है ना। फैंसी और इमेजिनेशन का, फैंसी को ये लोअर लेवल समझते हैं और इमेजिनेशन को प्राइमरी लेवल। प्राइमरी माना गया इमेजिनेशन को, सेकेंडरी माना गया है फैंसी को, ठीक है। Imagination is something that the artist has and the fantasy is that everyone fantasize about something, ठीक है। वो एक रिकॉर्डेड मेमोरी का काम होता है, बट इमेजिनेशन में आपको उस मेमोरी के पैटर्न को ब्रेक करके कुछ नया सोच के लाना होता है। दैट इज अ वर्क ऑफ क्रिएटिविटी एंड दैट वाज आर्टिस्ट डज। क्वेश्चन नंबर 14, टू पोज वुमेन इज टू पोज द एब्सोल्यूट अदर विदाउट रेसिप्रोसिटी, ठीक है। denying against all experience that she is a subject, a fellow human being। इसको फिर से एक बार पढ़ना। टू पोज वुमेन इज टू पोज द एब्सोल्यूट अदर। जो वुमेन है उसे एज अदर समझा जाता है, मतलब मार्जिनलाइज किया जाता है। शी इज नॉट समवन के जो मेन कैरेक्टर समझ जाता है मैन को। तो इसे डिकोड करना तो क्या, ये खाली एक कोट है, पर अच्छा लगता है लैंग्वेज को समझना। दिस इज व्हाट लिटरेचर इज, कि अगर आपको लैंग्वेज समझ आ रही है, अगर नहीं आ रही है तो उस पर फोकस करो। और पिछले कल मैंने एक बहुत अच्छा डायमेंशन टच किया, मैं आपको बताऊंगा आगे आने वाली वीडियो में, ठीक है। रेसिप्रोसिटी, ठीक है। रेसिप्रोसिटी होता है बदलना, किसी चीज को एक्सचेंज करते ना, है ना। रेसिप्रोकेशन होता है आपका, आई थिंक दैट्स व्हाट दिस वर्ड इज, कि जहां पे हम दो चीजों को एक्सचेंज करते हैं फॉर समथिंग, ठीक है। सो दैट्स व्हाट दिस वर्ड मीन। वर्ड्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए, वो बहुत जरूरी है इस एग्जाम में, ठीक है। वोकैबुलरी अपनी अच्छी रखो, जो भी इसमें वर्ड्स आते रहेंगे उनके मीनिंग्स कम से कम आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये जो आपका कोट है, इसे सिमन द बीवर ने उनके वर्क सेकंड सेक्स में कहा था। किस में कहा था? सेकंड सेक्स में कहा था। और ये वर्क आपका 1949 में आपका आया था, है ना। मैंने इस पे इवन तो एक वीडियो डाला है, बहुत अच्छा, आप चैनल पे चेक करना, आप देखना सेकंड सेक्स माय प्रोफेसर नोट, आप सर्च करना सेकंड सेक्स माय प्रोफेसर नोट। और टेलीग्राम में भूल गया, टेलीग्राम चैनल है मेरा जो आपको ज्वाइन करना है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अपडेट्स एंड ऑल, जिसका नाम है माय प्रोफेसर नोट यूजीसी नेट इंग्लिश, है ना। माय प्रोफेसर नोट, कोई गैप नहीं है, माय प्रोफेसर नोट यूजीसी नेट इंग्लिश, आपने सर्च करना, ठीक है। ओके, वर्जीनिया वुल्फ हम जानते हैं विक्टोरियन एंड मॉडर्न राइटर थे ये, ठीक है। मॉडर्न एज में वी स्टार्ट रीडिंग हर, ठीक है। उनके वर्क आए तो इन्हें भी हम देखेंगे। टोरेल मॉय, टोरेल मॉय ने टेक्सचुअल टेक्सचुअल सेक्सुअल पॉलिटिक्स, टेक्सचुअल सेक्सुअल पॉलिटिक्स इनका एक वर्क है। सेक्सुअल टेक्सचुअल पोएटिक्स और की पॉलिटिक्स ऐसे करके एक वर्क है जो बहुत फेमस है, 1985 में इनका ये वर्क सेक्सुअल टेक्सचुअल पॉलिटिक्स करके आया है, आई गेस, ठीक है। ये इनका एक वर्क है। तो टोरेल मॉय का इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। 15th क्वेश्चन, फुकोट रेफर्स टू मेनी प्रोसीजर ऑफ एक्सक्लूजन, एक्सटर्नल, इंटरनल, डॉक्ट्रिन एटसेट्रा। प्रोसीजर ऑफ एक्सक्लूजन में इन्होंने ये कहा कि एक सर्टन काइंड की कोई भी नॉलेज है, कोई भी नॉलेज है, ठीक है, कोई भी थॉट है, उसे लेजिटिमाइज कर दिया जाता है, लेजिटिमेट लेजिटिमाइज कर दिया, लेजिटिमेटाइज कर दिया जाता है, लेजिटिमेटाइज कर दिया जाता है, मतलब मान लिया जाता है, एक्सेप्ट कर लिया जाता है। एक दूसरे थॉट को मार्जिनलाइज कर दिया जाता है और एक्सक्लूड कर दिया जाता है। ऑन व्हाट बेसिस? पावर के बेस पे, ठीक है। अथॉरिटी किसी चीज को टेक इन कर देती है, किसी चीज को थ्रो आउट कर देती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और आपको कॉन्सेप्ट आएगा, उसके बिना आपको, मतलब मैं अच्छे से आपको चीजें समझाना चाहता हूँ, बस खाली आंसर क्वेश्चन दे दिए वो कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। अब मैंने कमीशन क्वालिफाई किया है यार, आई हैव एचपी कमीशन जो आपका होता है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, मैंने वो क्वालिफाई किया है। इंटरव्यू नहीं हो पाया, चाहे आप पॉलिटिकल रीजन दे दो, चाहे कुछ भी दे दो, मेरी पर्सनैलिटी में कमी रही होगी, ठीक है।
बट इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाए, बट आई वाज वन ऑफ द टॉपर ऑफ माय बैच। तो इतना तो बनता है कि मैं आपको चीजें अब अच्छे से समझाऊं, ठीक है। तो कल दिन अगर आप कमीशन की तैयारी भी करोगे तो भूपेश शर्मा सर इज हियर टू मेक यू प्रिपेयर फॉर दैट, ठीक है। कंट्रोल एंड डिलिमिट डिस्कोर्स। देखो अब डिस्कोर्स क्या होता है? डिस्कोर्स होता है जिस तरह से चीजों को डिफाइन किया जाता है विद लैंग्वेज, ठीक है। मान लो वुमेन है, वुमेन के अराउंड एक डिस्कोर्स है। क्या डिस्कोर्स है? दैट दे आर फिजिकली वीक, दे आर सपोज्ड टू स्टे एट होम एंड टेकिंग केयर ऑफ बेबी। ये डिस्कोर्स था अभी तक। डिस्कोर्स आप समझ गए? एक थॉट, जिस तरह से एक चीज को समझा गया, वो कैसे हुआ? डिस्कोर्स कैसे बिल्ड किया गया? डिस्कोर्स बिल्ड किया उसी तरह से उनके बारे में किताबों में लिखा गया, उसी तरह से उनको मूवी में रिप्रेजेंट किया गया कि एक वुमन की लाइफ तब चेंज होती है जब उसे एक रिच फैमिली में एक हस्बैंड मिलता है। शी वॉज नेवर गिवन द आइडिया कि वो खुद के बलबूते में भी आगे पढ़ाई करके, ट्रेनिंग करके, एक जॉब लेके, खुद का स्टार्टअप करके स्ट्रॉन्ग और एक वेल्दी वुमन बन सकती है। बट नो, द आइडिया दैट वाज फीड टू हर कि हमेशा उसे एक मैन का वेट करना पड़ेगा एंड देन शी विल बी रिच। वो तभी वो अपने लाइफ में कुछ बदल सकती है। अगर कोई मैन आएगा एक रिच फैमिली का, उसे मैरिज करेगा, तभी कुछ चेंजेस आएंगे। तो ये एक डिस्कोर्स है, ये एक डिस्कोर्स है, समझ रहे हो? ये एक थॉट है, इस तरह से उसे चीजें बताई गई हैं। दिस इज व्हाट डिस्कोर्स इज, ठीक है। अब ये इसमें हमें क्या पता चलता है? कंट्रोल एंड डीलिमिट डिस्कोर्स, कंट्रोल एंड डीलिमिट डिस्कोर्स, है ना। लिमिट करना, डिस्कोर्स को लिमिट करना, कंट्रोल करना, तो ये कहां पे हो रहा है? प्रोसीजर ऑफ एक्सक्लूजन में, कि किसी चीज को लेजिटिमेटाइज कर रहे हैं, किसी चीज को मार्जिनलाइज कर रहे हैं। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। ये आपका आंसर है, डिस्कोर्स। यहां पे आपकी जिसके पास पावर है वही इस डिस्कोर्स को क्रिएट कर रहा है ना। कॉमन इंसान है वो तो ये चीज नहीं करेगा। बुक्स कौन लिख रहे हैं? हमारा जो एजुकेशन का जो करिकुला है वो कौन डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। उसे कौन आपका राइट अप कर रहे हैं, ठीक है। द वन हु आर इन द पावर, ठीक है। सो फुकोल्ट रेफर्स टू मेनी प्रोसीजर ऑफ एक्सक्लूजन, एक्सटर्नल, इंटरनल, डॉक्टरीन्स, ठीक है। he is referring here to control and delimit the discourse। यहाँ पे खाली वुमेन को कंट्रोल नहीं किया जा रहा, इम्प्रिजन ल्यूनेटिक्स नहीं है, एक बहुत बड़ा ये रेफरेंस है, ठीक है। ये किसी भी चीज में हो सकता है, किस चीज को लेजिटिमाइज करना, किसे मार्जिनलाइज करना। सो इट इज ऑल अबाउट डिस्कोर्स हियर, ठीक है। कंट्रोल के बारे में है, पावर और नॉलेज का एक आपका जो ये कॉन्सेप्ट है जिसे फुकोल्ट नहीं लाया है, उसका भी यहाँ पे एक रेफरेंस है। जिसके पास पावर है वो चीजों को कंट्रोल करता है। थ्योरी काफी एब्स्ट्रैक्ट सी चीज है, आपको इसमें कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ता है। मतलब क्यों कही जा रही है चीज, किसके बारे में कही जा रही है चीज, आप ऊपरी ऊपरी लेवल पे कभी नहीं समझ पाओगे, ठीक है। उस तरह से थोड़ा हिंट तो आपको मिला है, ठीक है। कुछ नए बच्चे होंगे वो थोड़ा कंफ्यूज हुए होंगे कि डिस्कोर्स क्या है ना, वो सारी चीजें। पर मैंने समझाया जितना मैं समझा सका इस आइकन के साथ, इस एग्जाम्पल के साथ आपको यहाँ पे, ठीक है। फिर है 16th क्वेश्चन हमारा, थिक रीडिंग इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली एसोसिएटेड विद। थिक रीडिंग है आपका एक कॉन्सेप्ट, जैसे कि थिक रीडिंग साउंड करता है कि बहुत सारी चीजों को लेके थिक, है ना, जिसका एक सर्टेन अमाउंट ऑफ साइज है। तो थिक रीडिंग जो है आपका क्लिफर्ड गिट्स गिट्स का एक कॉन्सेप्ट है, क्लिफर्ड गिट्स का एक कॉन्सेप्ट है, जिन्होंने इसे यूज किया जाता है न्यू हिस्टोरिसिज्म में, है ना। न्यू हिस्टोरिसिज्म एक ऐसी अप्रोच है जो कॉन्टेक्स्ट के साथ चीजों को पढ़ती है। दैट्स व्हाट थिक रीडिंग इज, ये चीजों को कॉन्टेक्स्ट के साथ पढ़ना। कॉन्टेक्स्ट इसमें हिस्टोरिकल, न्यू हिस्टोरिसिज्म एक तरह से एक नई लिटरेरी अप्रोच थी जो अगेंस्ट थी आपके न्यू आपके न्यू क्रिटिसिज्म के अगेंस्ट, जो बोलते थे कि खाली कंटेंट को पढ़ो, जो लिखा है उस पर फोकस करो। फॉर्मलिज्म आया, उसने बोला कि खाली लैंग्वेज को स्टडी करो। न्यू हिस्टोरिसिज्म से कि आपको उस वक्त के पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस को भी देखना पड़ेगा, उसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को भी देखना पड़ेगा, तभी आप बुक को पढ़ पाओगे। कि आपको उस राइटर की लाइफ को भी देखना पड़ेगा, ठीक है। राइटर ने वो क्यों वर्क लिखा, जब वो वर्क लिखा तो उस वर्क का क्या इन्फ्लुएंस सोसाइटी में पड़ा, ये सारी चीजों को आपको कंसिडर करना होगा, तभी आप एक वर्क के बारे में जान पाओगे। तो थिक रीडिंग का मतलब होता है चीजों को कॉन्टेक्स्ट के साथ पढ़ना, ठीक है।
तो ये न्यू हिस्टोरिसिस में हमारी अप्रोच यूज होती है। साइकोएनालिटिकल आपके अनकॉन्शियस माइंड, हिडन डिजायर्स पे फोकस करती है। फिनोमेनोलॉजिकल आपका एक फिलोसॉफी का एक कॉन्सेप्ट है जो स्टडी करता है दैट हाउ यू एक्सपीरियंस थिंग, स्टडी ऑफ एक्सपीरियंसिंग थिंग्स, है ना। ये है मार्क्सिस्ट अप्रोच, आपका हायर क्लास, लोअर क्लास, ये सब देखता है। ठीक है, फिर आता है आपका 17th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ह्यूमनिस्टिक मेथड, जिसमें ह्यूमंस का उतना रोल नहीं है। ठीक है, ऑफ ELT, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। ठीक है, सुजेस्टोपीडिया में तो ये होता है कि आपको इसमें पॉजिटिव सजेशंस दिए जाते हैं, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है। साइलेंट वे में आपका जो इंस्ट्रक्टर है वो कुछ नहीं बोलेगा, खाली आपको हिडन देगा, ही विल लेट यू एक्सप्लोर एंड नेविगेट योर ओन वे। ठीक है, आपको करने देगा, चीजों को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने देगा आपके खुद के खुद की एबिलिटी पे आप कितना कर पाते हैं। आपको बस हिंट देते रहेंगे साइलेंट वे में, आपकी जो कैपेबिलिटी है उसको बाहर लाने के लिए कोशिश की जाती है यहाँ पे। ठीक है, फिर टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स पे आपके फिजिकल रिस्पॉन्सेज रहते हैं, है ना। फिजिकली आपको बताया जाता है। ठीक है, so obviously there is a humanistic method, there has to be somebody physically available, है ना। तो डी जो आपका है ऑडियो लिंगुअल मेथड। ऑडियो लिंगुअल में क्या होता है, जो आपका मटेरियल होता है जिसके थ्रू आपको सिखाया जाता है वो ऑडियो लेक्चर्स होते हैं। ठीक है, ऑडियो की फॉर्म में आपको मिलते हैं। द रियल ह्यूमन इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, क्योंकि ये जो आपका मटेरियल है वो ऑडियो लेक्चर्स, ठीक है, ऑडियोज आपको दे देते हैं, वो आपका मटेरियल होता है और उसके उसके हेल्प से आप पढ़ते हो। इसमें खाली आपका ओरल पे मेन फोकस होता है, बोलने पे ज्यादा ध्यान होता है, रीडिंग राइटिंग पे उतना फोकस नहीं रहता। तो बार बार रेपिटेटिवली आप उन वर्ड्स को ज्यादा सुनते हो, यूज करते हो, जो ज्यादातर यूज किए जाते हैं कम्युनिकेशन में। ठीक है, पर ये रोट लर्निंग की तरह है। तो दिस इज द वन जहां पे आपके पास ऑडियो लेक्चर्स हैं। ठीक है, द ऑब्वियसली द ह्यूमन इंस्ट्रक्टर इज नॉट रिक्वायर्ड, सो डी इज द राइट वन। ठीक है, फिर हमारा 18th क्वेश्चन। देखो ये देखा, जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो बहुत एक लॉन्ग वीडियो बन जाता है, तो इसीलिए हम इसमें 25 वीडियो आपके क्वेश्चन देखेंगे इसी तरीके से चलते हुए। ठीक है, और रिमेनिंग वन हम आगे कंप्लीट करेंगे। तो अभी तो हमारा 18th है। डैश इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एनी ऑर्डिनरी इंग्लिश क्लासरूम। कोई ऑर्डिनरी क्लासरूम है, ऑर्डिनरी जानते हैं ना, कोई साधारण सिंपल सा क्लासरूम है, उसमें क्या होगा, डाइवर्सिटी मिलेगी आपको वहां देखने के लिए। मेरे ख्याल से डाइवर्सिटी तो नहीं होगी, वो डाइवर्स तो नहीं होगा। वहां पे सेम से कोई एज ग्रुप के, ठीक है, एक सेम सी कम्युनिटी के, एक सेम से एनवायरनमेंट के लोग होंगे। ठीक है, जो कुछ दे विल बी नथिंग स्पेशल अबाउट इट। ठीक है, होमोजेनिटी तो होगी, होमोजेनिटी होती है सिमिलैरिटीज। ठीक है, हेट्रोजेनिटी होती है डिफरेंसेस। ठीक है, अब हेट्रोजेनिटी भी आप देख सकते हैं कि सर डाइवर्सिटी और हेट्रोजेनिटी दोनों ही एक सा कोनोटेशन है, दोनों का एक सा साउंड करता है और मीनिंग भी थोड़ा एक सा है। बट हेट्रोजेनिटी हो सकती है उनके उनके बीच में भी थोड़ा सा एज गैप हो जाए। ठीक है, उनका वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग थोड़ा अलग अलग हो, क्योंकि डाइवर्सिटी का मतलब होता है, डाइवर्सिटी का मेनली मतलब होता है कि एक अलग कल्चर से, ठीक है, थोड़ी अलग अलग लैंग्वेज के लोग, अलग अलग स्टेट्स के लोग इकट्ठे हो रहे हैं। तो एक ऑर्डिनरी इंग्लिश क्लासरूम में यार अलग अलग स्टेट से, अलग अलग रीजन के लोग क्यों आएंगे, वो तो किसी एक स्पेशल क्लास में जाएंगे ना। आपने देखा है कोई ऑर्डिनरी सी क्लास है, वहां पे अलग अलग देशों के, राज्यों के लोग आ रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। कॉम्प्लेक्स तो होता, कॉम्प्लेक्सिटी तो हो सकती है ऑर्डिनरी क्लास में। ठीक है, बच्चों को समझ नहीं आ रहा है, कॉम्प्लेक्स है, डिफिकल्ट है चीजें, बट डाइवर्सिटी इज समथिंग व्हिच कैन नॉट बी देयर ना। मतलब एक ऑर्डिनरी इंग्लिश क्लासरूम में लोग के बच्चे क्यों आएंगे, डाइवर्स सेक्शन के, डिफरेंट रीजन के, डिफरेंट लैंग्वेजेस के, डिफरेंट कलर के, वो तो किसी स्पेशल ही जगह में जाएंगे, स्पेशल क्लासरूम में जाएंगे, है ना। तो इस तरह से भी आपको चीजों को कई बार समझना पड़ता है। ए इज द राइट वन। ठीक है, तो ऐसे नहीं है कि एग्जाम रट दिया और दे दिया, थोड़ी आपकी आंखें कान भी खुले होने चाहिए। ठीक है, तो ये धीरे धीरे खुलते हैं। 19th क्वेश्चन, डैश सेड लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ इंटरडिपेंडेंट टर्म। क्या है, लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ इंटरडिपेंडेंट टर्म, मतलब इंटरनली डिपेंडेंट है टर्म जो है, ये टर्म इस पे डिपेंडेंट है। मैं आगे समझाऊंगा कि क्या हो रहा है ये और ये। ठीक है, इंटरडिपेंडेंट समझ गए आप,
इंटरनली डिपेंडेंट होना एक दूसरे पे, इन विच द वैल्यू ऑफ ईच टर्म रिजल्ट सोलली फ्रॉम द साइमल्टेनियस प्रेजेंस ऑफ अदर, मतलब एक साथ दो चीजें अपीयर हो रही हैं, वो होता है साइमल्टेनियसली। ठीक है, लैंग्वेज का यहाँ पे ये है कि लैंग्वेज, ये जो मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका कोट है ये सॉस्यूर ने दिया, ठीक है, ये वाज अ लिंग्विस्टिक। तो उन्होंने यहाँ पे ये कहा कि एक तो उन्होंने जो लैंग्वेज है उसको कंपेयर किया, एनालॉजी दी आपके चेस बोर्ड की। चेस बोर्ड में उन्होंने कहा कि जो चेस बोर्ड पे जो पीसेस रखे होते हैं ना, उनकी वैल्यू होती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन ऑन द चेस बोर्ड, कि कौन सा, हाँ, कौन सा जो आपका प्यादा है वो कौन सी जगह पे है, उसकी वैल्यू वहां से बनती है। और लैंग्वेज में जो टर्म है उसका जो वैल्यू है, उसका जो मीनिंग है वो ड्रॉ करता है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ऑपोजिट टर्म, वो जिसके ऑपोजिशन में खड़ा है। ठीक है, ठीक है, दे हैज टू बी डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स। ठीक है, इस वर्ड को इसका मीनिंग मिलेगा बिकॉज इट इज ऑपोजिट टू इट। ठीक है, अब ये लिंग्विस्टिक टर्म है, ये इसमें ये कहता है कि मान लो दो आदमी है, मैं आपको ऐसे समझाता हूं। ठीक है, राम और श्याम। ठीक है, राम ये है, श्याम ये है। ठीक है, क्या आप कभी राम को श्याम से डिफरेंशिएट कर सकते हैं अगर श्याम यहां पे नहीं होता? आप नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि इट इज देयर, श्याम इज देयर। इफ राम, बोथ राम वर देयर, आप कैसे डिफरेंशिएट कर दे कि ये वाला राम कौन सा, वो वाला राम कौन सा? फिर आप डिफरेंसेस को अगेन देखोगे, आप यहां पे डिफरेंसेस को देखेंगे। ऐसी चीज जो ऑपोजिट है, जो डिफरेंट है, वो क्या होगा? देन यू विल गो फॉर देयर मदर नेम एंड फादर नेम। ठीक है, शायद वहां पे डिफरेंस आ जाए। मतलब इसका ये है कि दो चीजों के बीच डिफरेंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी हम चीजों को समझते हैं। हम चीजों को समझते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंस, अदरवाइज हम कभी उन्हें अदरवाइज हम उन्हें कभी डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे। वो सेम सेम अपीयर हो रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, हम डिफरेंस को देखते रहते हैं कि कहां जैसे हमें डिफरेंस मिलेगा, फिर हम समझते हैं कि अच्छा ये चीज ये है और ये चीज ये है ना, डिफरेंसेस के लिए। तो ये कहता है, ये क्या कहता है, लैंग्वेज इज सिस्टम ऑफ इंटरडिपेंडेंट टर्म्स इन विच द वैल्यू ऑफ ईच टर्म रिजल्ट सोलली फ्रॉम द साइमल्टेनियस प्रेजेंस ऑफ द अदर्स। तो दो चीजों का वहां पे प्रेजेंस है, इसकी जो वैल्यू बनती है वो इससे बनती है। ठीक है, क्योंकि डिफरेंशिएशन के लिए जरूरी है। अब ये इन्होंने कहा है, श्योर ने कहा है। ठीक है, और ये साउंड भी लॉजिकल करता है, जितना मैंने आपको बताया उस कॉन्टेक्स्ट में ये इट साउंडेड लॉजिकल, राइट? सो एफ आर लुइस है, फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और बस इसी में इंटरेस्ट आ गया मेरा भी, तो लगा हूँ आपको पढ़ाने। अब एफ आर ल्यूइस हमने देखा कि न्यू क्रिटिसिज्म के है, सीपी स्नो आपके शिकागो स्कूल के न्यू क्रिटिसिज्म में ही आते हैं, ये भी इनकी भी सेम सी अप्रोच थी। आर एस क्रेन आपके एक राइटर हैं। ठीक है जी, तो 20th क्वेश्चन है हमारा, हु मेंटेन दैट द 20th सेंचुरी वुड हैव टू डील विद द कलर लाइन? हु मेंटेन द 20th सेंचुरी वुड हैव टू बी द कलर लाइन? अब कलर लाइन से यहाँ पे ये मतलब है कि अमेरिका में आपका ब्लैक और व्हाइट का है, ब्लैक लाइव्स मैटर आपने सुना होगा, है ना? वो फ्लॉयड करके एक आदमी को, दे जस्ट पुश हिम ऑन द रोड, यू नो, हिज नेक, एंड दैट ही कुडंट ब्रीथ, ही रन आउट ऑफ ब्रेथ इन दैट इंसिडेंट एंड ही डाइड। हुआ था ये चीज, है ना, अमेरिका में। तो यहाँ पे ये लाइन है, ये लाइन है किस चीज की है? ये लाइन है कलरिज्म की, ब्लैक एंड व्हाइट, द कलर लाइन। इसकी वजह से क्या है, ये दो चीजें कभी भी पास नहीं आ पा रही हैं, दे आर अनेबल टू कम टुगेदर, दे आर नॉट ब्लेंडिंग वेल। ये कलर लाइन है आपकी अमेरिका में, जिसकी वजह से वहां पे दोनों ब्लैक कम्युनिटी को प्रॉपर राइट्स नहीं है, व्हाइट क्लास को ऊपर रखा गया है, ब्लैक क्लास को नीचे समझा जाता है, वो सारी चीजें। और ये जो चीज है, ये आपकी डब्ल्यू बी डिबॉइस ने ये चीज कही थी, उनका ये, उन्होंने ये आपका कोट कहा था। एंड ही इज द फर्स्ट ब्लैक अमेरिकन टू कंप्लीट हिज पीएचडी फ्रॉम द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। फ्रेडरिक डॉगलस एक एबोलिश ये एबोलिशनिस्ट, हाँ एबोलिशनिस्ट, या एबोलिशनिस्ट, ही वाज एबोलिशनिस्ट। एबोलिशनिस्ट का मतलब होता है
the one who ends the system, the prevalent system, तो चली आ रही प्रथाएं होती है ना, जो उन्हें खत्म करते हैं, who end that prevalent system और any sort of act और जो आपका ट्रेडिशन चला है अभी तक, उसे जो ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं एबोलिशन, एबोलिशनिस्ट। ठीक है, तो इन्होंने स्लेवरी को जो है उसके लिए एक्ट्स लेके आए थे। तो ही ट्राई टू एंड द स्लेवरी, राइट। वंस ही वाज अ स्लेव एज वेल। सो ब्लैक्स जो थे, दे यूज्ड टू बी द स्लेव्स, यू मस्ट हैव हर्ड दिस। ठीक है, सो ही वाज अ एबोलिशनिस्ट, he the ended that slavery, right, he worked for that. Frederick Douglass. Booker T Washington, he was also one of the Afro-Black American scholar. Alan Locke was one of the philosopher, right? One of the first one, right? Along with W.B. Du Bois. He was a first Rhodes scholars ये आपको एक स्कॉलरशिप मिलती है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की, आप भी ले सकते हो इसको अगर आपने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, इसका एग्जाम होता है, तो ये इनके पास थी। ठीक है, 21st। अब आपके आगे लिटरेरी टर्म्स, इसके लिए हम रेफर करेंगे कौन सी बुक, M.H. इब्राहिम की बुक ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स। ठीक है, इस बुक को हम रेफर करेंगे इसके लिए, अमेजोन से बाय कर देनी है आपने ये। टू err इज ह्यूमन, एरर करते हैं ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन। ठीक है, टू फॉरगिव इज डिवाइन, द पर्सन हु फॉरगिव ही इज अ डिवाइन लाइक। ठीक है, ऐसे भी देख सकते हैं। तो ये अलग अलग चीजें हैं, एरर और फॉरगिव करना। टू err इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन, ऑपोजिट चीजें हैं, कॉन्ट्रास्टिंग चीजें हैं। एसोनेंस में क्या होता है, एसोनेंस में आपका वोवल साउंड सेम आता है, जैसे कि होगा एबहॉर, एटमोर, है ना, ऐसे करके सेम साउंड आ रहा है, एबहॉर, एटमोर, ये सेम साउंड आ रहा है आपका वोवल का, तो वो एसोनेंस होता है। पोइट्री में आपको ऐसे साउंड्स देखने को मिलते हैं, दैट इज एसोनेंस। तो ये एसोनेंस नहीं है। स्पूनरिज्म में क्या होता है कि स्पूनरिज्म में जो आपके वर्ड का जो पहला जो वर्ड होता है ना, उसका साउंड सिमिलर होने की वजह से थोड़ा सा स्वैप हो जाता है, जैसे कि टीज को आपने ईज बोल दिया, है ना, फियर को आपने ईयर बोल दिया। ठीक है, बाकी सेम रहता है, बट स्टार्टिंग के वर्ड का जो साउंड होता है वो थोड़ा स्वैप हो जाता है। ठीक है, उसमें मिस्टेक हो जाती है, वो है आपका स्पूनरिज्म। एंटीथीसिस में होता है ये, जहां पे एंटीथीसिस, जहां पे आपका कॉन्ट्रास्ट होता है, ऑपोजिट्स होता है, थोड़ा पैराडॉक्सिकल इफेक्ट होता है। ठीक है, तो ये एंटीथीसिस है, जहां पे दो चीजें ऑपोजिट होती हैं। टू err इज ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन करते हैं एरर्स, और फॉरगिव कर करते हैं, माफ करते हैं भगवान, डिवाइन। तो ये क्या है, दो अलग अलग चीजें हैं, कॉन्ट्रास्ट है, ये एंटीथीसिस में होता है। मेटाफर में आपका होता है कंपैरिजन किया जाता है, डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, राम इज लॉयन। ठीक है, अब कॉमन रीडर तो कंफ्यूज हो जाएगा, राम लॉयन है तो लॉयन क्या है। ठीक है, पर ये यहाँ पे रेफरेंस होता है राम की ब्रेवरी के लिए, इसे कहते हैं रेटोरिकल लैंग्वेज, जो कि इनडायरेक्ट लैंग्वेज होती है, ये डायरेक्टली चीजें नहीं बताई जाती हैं, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती है, इसे ही एम्बिग्यूटी भी कहा जाता है। मैंने बोला था ना विलियम एम्पसन, तो उन्होंने इस तरह की एम्बिग्यूटीज के बारे में बात की है वो। ठीक है, हाँ। 22nd क्वेश्चन, द वेडिंग गेस्ट, ही बीट हिज ब्रेस्ट, the ice mast high came floating by, at length did cross an albatross। अब देखा यहाँ आपने, the wedding guest he beat the breast, the wedding guest he beat his breast, the ice mast high came floating by, at length did cross an albatross। क्रॉस, एल्बाट्रॉस, हाई, बाय, गेस्ट, ब्रेस्ट, आपने साउंड देखा, सिमिलर है ना। तो ये कैसा साउंड है, इंटरनल राइम नहीं है, ये इंटरनल राइम इन लाइंस में, है ना। तो ऐसे आपको देखना है, फ्री वर्स में कोई आपका रिदम नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारा इंटरनल राइम पता चल गया आपको। ठीक है, तो मैंने जब पढ़ता था, मैं इसी में खोया रहता था कई बार, मतलब इसको गाने की तरह गाता रहता था इस पोइट्री को, तो वो सब है। आपने तो नहीं गाना है, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप गाने करते रहो। आई कुड स्लीप फॉर अ ईयर, आई वॉज सो टायर्ड। ये क्या है, ये फेंक देना हवा में बातें। ठीक है,
एक्सेजरेट कर देना, आई कुड स्लीप फॉर अ ईयर, आई वाज टायर्ड, मैं इतना टायर्ड था कि मैं सालों साल सो सकता हूँ। अंडरस्टेटमेंट तो है नहीं है, मतलब किसी बड़ी चीज को छोटे करके बताना। अंडरस्टेटमेंट होता है कि किसी यू सॉ अ रिच फेलो, आप बोलते हो कि व्हाट अ पुअर फेलो यार, व्हाट अ पुअर गाय, किसी रिच आदमी को देख के बोल रहे, तो वो होती है अंडरस्टेटमेंट, किसी बड़ी चीज को छोटा करके बताना। डायस्फिज्म होता है, डायस्फेमिज्म होता है किसी चीज को अनएलोक्वेंट वे में बोलना, अगली तरीके से बोल देना, ठीक है, नॉट यूजिंग द अप्रोप्रिएट वर्ड्स, ठीक है, मतलब एक डेरोगेटरी वे होता है ये चीजों को बताने का। जैसे आपने यूफेमिज्म पढ़ा था ना, वो यूफेमिज्म पढ़ा होगा आपने, यूफिज्म पढ़ा होगा, यूफेमिज्म था वो शायद यार, है ना, जिसमें चीजों को एलोक्वेंटली बोला जाता है, ठीक है। इफ समबडी हैज डाइड सो यू विल से दैट the person is no more or the soul is taken, आप इस तरह से बोलोगे, आप अच्छे तरीके से रेटोरिकली बोलोगे, ठीक है, काफी डेकोरेटिव वे में बोलोगे। डायफिज्म में बोल दोगे ही इज गॉन, ही इज डेड, मर गया, है ना, डेरोगेटिवली, ठीक है, कोई रिस्पेक्ट शो नहीं करोगे आप, तो वो होता है डायस्फेमिज्म। हाइपरबॉल होता है एग्जैजरेट करना, कि आई टोल्ड यू मिलियंस ऑफ टाइम टू नॉक एट द डोर, मिलियंस ऑफ टाइम आपने बोला भी नहीं होगा पर हम बढ़ा के बोलते हैं, ये कॉमन चीज है, ठीक है। बोलते हैं ना, आई टोल्ड यू मिलियन, मैंने तेरे को लाख बार बोल दिया कि यार ऐसे मत कर, 100 बार बोल दिया आपने, 2-3 बार ही कहा होगा, पर आप बोलोगे ऐसे कि यार मैं तेरे को 100 बार बोल दिया, ऐसे मत किया कर, तो हाइपर बॉल होता है, हम बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं चीजों को, ठीक है। मेटोनमी, मेटोनमी होता है जहां पे हम सब्स्टिट्यूटेड वर्ड यूज करते हैं रादर देन यूजिंग द एग्जैक्ट वन, ठीक है। आपने एक सुना होगा कि पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड, ठीक है। पेन का मतलब क्या है? पेन का मतलब होता है यहाँ पे लिखाई से, ठीक है। किसी भी बड़े आदमी ने कोई ऑर्डर दे दिया या कुछ चीज कर दी, मतलब जिसके पास पावर है, अथॉरिटेटिव पावर है, वो बड़ी है स्वॉर्ड से, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, जैसे कि आपने बोला कि व्हाइट हाउस ने कुछ ऑर्डर दिया है, व्हाइट हाउस से ऑर्डर आया, व्हाइट हाउस का मतलब होता है आपका प्रेसिडेंट। इन अमेरिका व्हाइट हाउस है ना, जहाँ पे प्रेसिडेंट स्टे करता है, ठीक है। तो व्हाइट हाउस किसके लिए यूज हुआ है? वर्ड प्रेसिडेंट के लिए यूज हुआ है। या कई बार चीज आती है कि द प्रेस सेड समथिंग लाइक दिस और द प्रेस वाज आस्किंग क्वेश्चन। अब प्रेस नहीं पूछ रहा था क्वेश्चन, प्रेस यहाँ पे वर्ड यूज किया गया जर्नलिस्ट के लिए, ठीक है, मीडिया पर्सन के लिए, तो एक सब्स्टिट्यूटेड वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है, वो होता है मेटोनमी में। समझ आ गया आपको? अरे मैं इतने अच्छे तरीके से समझा रहा हूं, समझ कैसे नहीं आएगा, ठीक है। बस आप पढ़ने वाले बनो, आप टॉप कराएंगे आपको। He is only a child of 50 years is an example of, कि तो बस 50 साल का बच्चा है तो, है ना, बोलते हैं ना, ऐसे मजाक उड़ाते हैं। इवन दो if somebody is doing a very awkward thing, ठीक है, a 50 years old person is doing a silly thing, हम बोलेंगे देखो such a poor fellow, 50 year old child he is, वैसी हरकतें हैं उसकी, है ना। तो क्या ये मजाक मजाक में बोल रहे हैं, मतलब रियलिटी में बोलना क्या चाहते हैं? वी वांट टू से दैट यू आर अ 50 इयर्स ओल्ड मैन यार, व्हाई यू बिहेविंग लाइक अ चाइल्ड, हम ऐसा बोलना चाहते हैं। बट हम क्या करेंगे, थोड़ा घुमा फिरा के उसको अच्छे से, ताकि दूसरे को लगे ना और थोड़ा हर्ट भी ना हो, ह्यूमर भी आ जाए कि ही इज ओनली अ चाइल्ड ऑफ 50 इयर्स। एंटी फ्रेजेस है ये, सीधी बात, नो बकवास। एंटी फ्रेजेस जहां पे कॉन्ट्रास्ट होता है चीजों के बीच, है ना, हम चीजों को थोड़ा ऑपोजिटली बोलते हैं। हम बोलना चाहते हैं कि यू आर अ 50 इयर्स ओल्ड मैन यार, डोंट बिहेव लाइक अ चाइल्ड, यू आर नॉट अ चाइल्ड, यू आर 50 इयर्स ओल्ड मैन। हम बोल रहे हैं कि ही इज ओनली अ चाइल्ड ऑफ 50 इयर्स, चाइल्ड भी बोल रहे हैं, 50 इयर्स भी बोल रहे हैं। एंटी फ्रेजेस है ये, एंटी है ना एक दूसरे के, ये 50 इयर्स ओल्ड और चाइल्ड एक दूसरे के एंटी है, अगेंस्ट है, सास थोड़ी है, कोई चाइल्ड थोड़ी होता है 50 इयर्स का। लिप्सिस होता है जहां पे हम गैप छोड़ देते हैं। मान लो मैंने बोलना था कि यार टुडे इट इज रेनिंग, सो टुडे इट्स रेनिंग एंड आई फॉरगॉट, आप समझ जाओगे कि ये क्या फॉरगॉट कर गया, अम्ब्रेला, ठीक है। हम समझ जाते हैं, हम कैच कर जाते हैं, कोई कन्वर्जेशन हो रही है आपके ऑफिस में और आपका एक कोलीग आता है, पूछ रहा है कि ये क्या है, यू विल से कि यार दिस इज दैट, बस वो समझ गया कि अच्छा वो वाला कन्वर्जेशन। एलिप्सिस हम छोड़ देते हैं, हम सेंटेंस को कंप्लीट नहीं करते, हम आधा रख देते हैं, और दूसरा आदमी उसे कैच कर लेता है कि ओह दिस इज व्हाट यू टॉकिंग अबाउट, ठीक है। मेलाप्रोपिज्म हमने आई थिंक डिस्कस किया था, मेलाप्रोपिज्म नहीं, वो मैंने स्पूनरिज्म किया था। स्पूनरिज्म में हमने देखा कि जो पहला वर्ड है वो सिमिलर साउंड करने की वजह से स्वैपिंग होता है, टीज को ईज बोल दिया, फियर को ईयर बोल दिया। पर मेलाप्रोपिज्म में क्या होता है, पूरा का पूरा वर्ड चेंज हो जाता है कई बार। मतलब आपने बोलना था कि ही वाज एट द पिनेकल, मतलब टॉप, पिनेकल ऑफ हिज सक्सेस, पिनेकल टॉप ही होता है ना पिनेकल, है ना, पीक पिनेकल, ठीक है। पिनेकल को आपने बोल दिया पाइनएप्पल,
पिनेकल को आपने बोल दिया पाइनएप्पल, है ना। तो ये क्या पूरा ये एकदम, तो ये होता है आपका मैलाप्रोपिज्म, ठीक है, ये है। हाइपरलेज होता है आपका, ये आपका जो कन्वेंशनली जो हमारा ग्रामर यूज किया जाता है, आप थोड़ा सा अलग तरीके से उसको यूज करते हो, ठीक है। आप थोड़ा रादर देन सेइंग के आपने बोलना था कि शी गेव अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस, ठीक है, आप बोल देते हो कि शी वाज फैंटास्टिक ऑन हर परफॉर्मेंस, ठीक है। वो साउंड सेम करता है पर सुनने में थोड़ा अलग सा लगता है, मतलब उसका कॉन्टेक्स्ट एक ही है। शी वाज फैंटास्टिक ऑन हर परफॉर्मेंस, मतलब अपनी परफॉर्मेंस पे अच्छी थी वो, एंड शी गिव अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस, बस थोड़ा अलग तरीके से, एक अनकन्वेंशनल वे में मैंने यहाँ पे ग्रामर को यूज किया, ठीक है, थोड़ा अलग तरीके से आप लिखते हो ग्रामर को, यहाँ पे वो होता है आपका। अभी मंत्रोच्चारण हो रहा है, पिताजी पूजा कर रहे हैं, तो आप भी ध्यान करना। इसके बाद 25वां क्वेश्चन है मेरा ये, टू सिलेबल्स वन स्ट्रेस्ड वन अनस्ट्रेस्ड इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फुट, ठीक है। अब ये मीटर है आपके, जिस तरह से पोइट्री लिखी जाती है ना, ये पोइट्री में होता है। अनस्ट्रेस्ड होता है लो साउंड, स्ट्रेस्ड होता है हायर साउंड, होता है ना कहीं गिटार, फिल फिल फाइल, मतलब जहां पे आपकी प्रोलॉन्ग्ड साउंड हो रही है, कोई आपका वर्बल है वो उसकी कंप्लीट साउंड तक प्रोनाउंस कर पा रहे हैं, आपके आ कहीं अ ही बोल पा रहे हैं, जहां अ बोल पा रहे हैं वो आपका अनस्ट्रेस्ड है, वीक है। जहां पे आ बोल पा रहे हैं वो आपका स्ट्रेस्ड है, वो आपका स्ट्रांग है। तो ऐसा ट्रोशे में क्या होता है आपका, ट्रोशे में आपका होता है कि जो पहले वाला जो आपका सिलेबल होता है ना, वो पहले वाला सिलेबल जो है आपका कैसा होता है, वो होता है आपका स्ट्रेस्ड, दूसरा होता है आपका अनस्ट्रेस्ड, है ना। तो ये तो पहला ही आंसर निकल गया हमारा। लो जी, डिक्टाइल में क्या होता है, डिक्टाइल में आपका पहला स्ट्रेस्ड होता है, लास्ट के दो अनस्ट्रेस्ड होते हैं, इसमें दो अनस्ट्रेस्ड होते हैं। स्पॉन्डे में दोनों स्ट्रेस्ड होते हैं। एनापेस्ट में आपका पहले वाला अनस्ट्रेस्ड होता है, दूसरा भी अनस्ट्रेस्ड होता है, तीसरा स्ट्रेस्ड होता है। एक आपका आयम होता है, आयम में पहला अनस्ट्रेस्ड होता है, दूसरा स्ट्रेस्ड होता है, ठीक है। तो ये मीटर है आपके, ठीक है, सिलेबस है, बट ये पोइटिक मीटर्स होते हैं ये, ठीक है। जिस मीटर में, जिस रिदम में आप अपनी 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 पोइट्री को लिखते हैं, इट इज रिलेटेड टू द म्यूजिकलिटी ऑफ द पोइट्री, ठीक है। तो आपने कुछ समझा होगा, सीखा होगा, इट वाज अ ग्रेट वीडियो आई गेस, and so keep subscribing, keep sharing. Soon we'll be back with another relevant video and get access to the My Professor Note exam oriented study material and mentorship program. Wish you a very luck. Thank you so much.